हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है आपका कि रोटरी कन्वर्टर आमतौर पर खालिस्तान में उपलब्ध होता है। देखिए, रोटरी कन्वर्टर का मतलब क्या है। रोटरी से तात्पर्य क्या होता है आपका, घूमने वाली, मतलब कोई भी घूमने वाली वस्तु। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या काम करती है आपका, डीसी को एसी में तथा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करती है या फिर कन्वर्ट कर सकती है। और ये आपका सिंगल फेस में भी अवेलेबल होती है और 3 फेस में भी अवेलेबल होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मरकरी आर्क रेक्टिफायर के एनोड खालिस्तान के बने होते हैं। जो मरकरी आर्क रेक्टिफायर है उसका एनोड पूछा गया है, किस चीज़ से बने होते हैं। ऑप्शन इसमें आपको गिवन है कार्बन, ग्रेफाइट, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ग्रेफाइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खालिस्तान को हॉट कैथोड रेक्टिफायर के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर, दूसरा है टंगस्टन बल्ब रेक्टिफायर, तीसरा है आपका मरकरी आर्क रेक्टिफायर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मरकरी आर्क रेक्टिफायर को ही आप हॉट कैथोड रेक्टिफायर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मशीन जो एसी को डीसी में बदलती है कहलाती है। अब देखिए, जो आपकी मशीन होती है और एसी को डीसी में बदलती है वो आपकी क्या कहलाती है, कन्वर्टर कहलाती है। इसको आप रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में बदलती है। और यदि आपसे कहा जाए कि डीसी से यदि आपको एसी में बदलना हो तो वो डिवाइस आपकी क्या कहलाएगी, इन्वर्टर कहलाती है। एसी को डीसी में बदलेगा क्या, कन्वर्टर, और डीसी को एसी में बदलेगा वो क्या होगा, इन्वर्टर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति खालिस्तान के बराबर होती है। अब फुल वेव रेक्टिफायर में जो ट्रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 गुना इनपुट आवृत्ति के होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस विधि का उपयोग एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर बनाने के लिए किया जाता है। विधि इसमें आपको दी गई है, ब्रिज विधि, सेंटर टेप विधि, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। तो पूर्ण तरंग रेक्टिफायर बनाने के लिए आप ब्रिज विधि का भी इस्तेमाल करते हैं और सेंटर टेप विधि का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं। तो रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्राउलर में खालिस्तान आपूर्ति होती है। देखिए, सबसे पहले तो ग्राउलर होता क्या है। ग्राउलर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका उपयोग आप मोटर का इंसुलेशन प्रतिरोध चेक करने के लिए करते हैं। क्या होता है ग्राउलर, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए किया जाता है। और इसमें आप हमेशा एसी सप्लाई का ही प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका संतुलित वाइंडिंग में प्रति ग्रुप कॉइल्स की संख्या होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं समान, असमान, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, समान। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका रिवाइंडिंग के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वाइंडिंग है। रिवाइंडिंग के लिए आप जो वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं बास्केट वाइंडिंग, चैन वाइंडिंग, संकेंद्री वाइंडिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संकेंद्री वाइंडिंग।
इसके बाद में नेक्स्ट है आपका परीक्षण वोल्टमीटर के साथ अर्थ के लिए जब कम्यूटेटर सेगमेंट और आर्मेचर की बॉडी को जोड़ा जाता है, ग्राउलर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तब मिली वोल्टमीटर को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, कोई रीडिंग नहीं, निम्न रीडिंग, अनंत या फिर उच्च रीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कोई रीडिंग नहीं पढ़ा जाता। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका डबल लेयर वाइंडिंग में कॉइल्स की संख्या के संदर्भ में स्लॉटों की संख्या होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, समान, कम, एक से अधिक या फिर आधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, समान। कॉइल्स की जो संख्या होगी वो स्लॉट की संख्या के समान होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पूर्ण पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर होता है 1, कम से कम, 1 से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डबल केज इंडक्शन मोटरों में वाइंडिंग्स की संख्या होती है। तो डबल केज इंडक्शन मोटर जो होते हैं उनमें जो वाइंडिंग होती है वो 2 होती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार के पिच का उपयोग आमतौर पर रिवाइंडिंग के दौरान अपने लाभ के कारण किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, छोटी पिच, लंबी पिच, पूर्ण पिच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, छोटी पिच। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 फेज स्टेटर रिवाइंडिंग में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, समतल लूप, बास्केट, चैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बास्केट। इसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, कैंडेला पावर, लक्स, ल्यूमेन या फिर मी कैंडेला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ल्यूमिनस फ्लक्स की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ल्यूमेन होती है। इसके बाद में ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिया गया, कैंडेला पावर, ल्यूमेन, ल्यूमेन फ्लक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैंडेला पावर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सॉलिड एंगल की इकाई है। सॉलिड एंगल की इकाई क्या होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, डिग्री, स्टेरेडियन, रेडियन या फिर कैंडेला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेरेडियन। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि आमतौर पर प्रकाश के लिए किस लैंप को प्रयुक्त किया जाता है। तो लाइट के लिए आप किस लैंप को उपयोग में लाते हैं। एक है आपका कार्बन फिलामेंट लैंप, दूसरा है आपका आर्क लैंप, तीसरा आपका टंगस्टन फिलामेंट लैंप या फिर ये सभी। तो लाइट के लिए जो आप लैंप इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, आपका टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। जो आपका कार्बन फिलामेंट लैंप होता है वो बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि किस लैंप का उपयोग सिनेमा के प्रोजेक्टरों में किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, कार्बन आर्क लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप, नियॉन लैंप या फिर गैस डिस्चार्ज लैंप। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कार्बन आर्क लैंप। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ये जितने भी प्रश्न हैं आपके सब आपको डायरेक्ट याद रखने वाले हैं, तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। प्रश्न है आपका कि एक मरकरी वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम या फिर नियॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आर्गन। नेक्स्ट है आपका, एक मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड का कार्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, स्टार्ट करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप करना, धारा कम करना या फिर अधिक प्रकाश देना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, मरकरी वेपर लैंप खालिस्तान बनते हैं MAT, MA और ABT प्रकारों में। दूसरा है आपका MA, MV और MAT प्रकारों में। तीसरा है आपका MBT, BCT और ABT प्रकारों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मरकरी वेपर लैंप होते हैं वो MA, MV और MAT प्रकारों में बनते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट है आपका उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप का कार्यकारी तापमान होता है। ऑप्शन इसमें आपको गिवन है 600 डिग्री, 680 डिग्री, 800 डिग्री या फिर 1200 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 800 डिग्री। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सोडियम वेपर लैंप में होती है गैस। इसमें पूछिए आपसे, ऑप्शन गिवन है नियॉन गैस, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका नियॉन गैस। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सोडियम वेपर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं ऑक्साइड कोटेड टंगस्टन, दूसरा है ऑक्साइड कोटेड कार्बन, तीसरा है ऑक्साइड कोटेड नाइक्रोम, चौथा है ऑक्साइड कोटेड यूरेका। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा ऑक्साइड कोटेड टंगस्टन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोडियम वेपर लैंप के प्रकाश का रंग होता है। ऑप्शन गिवन है नीला, लाल, पीला या फिर सफ़ेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा सोडियम वेपर लैंप का जो प्रकाश होगा वो पीले रंग का होगा। नेक्स्ट है आपका सोडियम वेपर का कार्यकारी तापमान होता है। तो सोडियम वेपर लैंप का जो कार्यकारी वर्किंग टेम्परेचर जो होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा लैंप पूर्ण प्रकाश देने के लिए अधिक समय लेता है। मीन्स वो गर्म होकर क्या है पूरी तरह से प्रकाश देता है। तो ऐसा कौन सा लैंप है। ऑप्शन गिवन है सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप या फिर नियॉन लैंप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए सोडियम वेपर लैंप। ये पहले पूरी तरह से गर्म होता है और इसके बाद में पूरी तरह से फिर प्रकाश देता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि एक सोडियम वेपर लैंप में होता है। तो रेंज इसमें आपको दी गई है 20 से 30 ल्यूमेन प्रति वाट, 40 से 50, 55 से 75 और 85 से 105। देखिए इसमें जो आपका आंसर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, ऑप्शन बी है 40 से 45 ल्यूमेन प्रति वाट। बट मैं आपको बता दूं कि एवरेज एफिशिएंसी जो होती है सोडियम वेपर लैंप में, जो एवरेज एफिशिएंसी होती है वो लगभग होती है आपकी 100 ल्यूमेन प्रति वाट के बराबर। और यदि आपका हायर पावर के लैंप होंगे, हायर पावर के यदि लैंप होंगे तो क्या होगा, जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो लगभग 150 ल्यूमेन पर वाट होती है। अब इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि सोडियम वेपर लैंप में कितना आयनीकरण विभव होता है। ऑप्शन गिवन है आपको 5.12 वोल्ट, 6.2 वोल्ट, 6.76 वोल्ट या फिर 7.2 वोल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 5.12 वोल्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं मरकरी वेपर, नियॉन, मरकरी और आर्गन या फिर हीलियम और मरकरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी होगा मरकरी और आर्गन। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक का मुख्य कार्य होता है। जो आप पहले लंबी वाली ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते थे उसमें चोक लगी होती थी, तो उसका कार्य पूछा है वो क्या होता है। तो वो क्या करता था, आपका हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करता था और धारा को क्या करता था, एक लिमिटेड कर देता था। तो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है उच्च वोल्टेज को उत्प्रेरित करना और धारा को सीमित करना। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चलती हुई अवस्था में स्टार्टर के आर पार वोल्टेज होता है। चलती हुई अवस्था में स्टार्टर के जो आर पार वोल्टेज होगा वो लगभग कितना होता है आपका, वो होता है आपका 110 वोल्ट। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फ्लोरोसेंट ट्यूब की प्रकाश दक्षता होती है। जो आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसकी लाइट एफिशिएंसी जो होती है वो होती है 50 से 100 ल्यूमेन पर वाट। अब इसका जो आपको आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है 60 ल्यूमेन प्रति वाट। आप इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, बट जो इसकी एक रेंज होती है वो कितनी होती है, 50 से 100 ल्यूमेन पर वाट के बीच में होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खालिस्तान प्रत्यक्ष प्रकाश देता है जब इसके फिलामेंट को गर्म किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं
इनकैंडिसेंट लैंप, दूसरा है आपका गैस डिस्चार्ज लैंप, तीसरा है आपका नियॉन लैंप, चौथा है आपका आर्क लैंप। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा इनकैंडिसेंट लैंप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 40 वाट ट्यूब का व्यास होता है। जो 40 वाट की ट्यूब होती है उसका डायमीटर जो होता है वो होता है आपका 38 मिलीमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि एक ट्यूब स्टार्टर में भरी जाने वाली गैस होती है। एक ट्यूब स्टार्टर में जो गैस भरी जाती है वो आर्गन भी होती है और नियॉन भी होती है। तो ए और सी दोनों के दोनों जो है इसके सही आंसर हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्यूब परिपथ में कंडेंसर का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। कंडेंसर का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं? ताकि आप पावर फैक्टर को क्या कर सकें, सुधार सकें। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावर फैक्टर सुधारने के लिए कंडेंसर का उपयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो परावर्तक होते हैं, जो रिफ्लेक्टर होते हैं, उनका भीतरी कलर कैसा होता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं काला, सफ़ेद, कोई गाढ़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा सफ़ेद। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि एक पावर हाउस में रोशनी लगभग खालिस्तान होनी चाहिए। रोशनी जो आपका पावर स्टेशन होता है उसमें पूछी गई है कितनी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए आपकी 100 से 150 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि पार्किंग लाइट्स में रोशनी की ऊंचाई लगभग होनी चाहिए। जो पार्किंग लाइट्स हैं उसमें रोशनी की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 12 ल्यूमेन पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब एक रोटेटिंग मशीन को एक गैस डिस्चार्ज लैंप के अधीन आलोकित किया जाता है तो यह स्थिर प्रतीत होती है, यह रिवर्स दिशा में चलती हुई लगती है। इसका क्या कारण है? देखिए इसका कारण ये होता है स्ट्रैबोस्कोप। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या कार्य करती है, जो चमकती हुई रोशनी को प्रोड्यूस करती है। इसको आप स्ट्रोब भी कहते हैं। तो इसी के कारण जो आपकी रोटेटिंग मशीन होती है जब उसे आप गैस डिस्चार्ज लैंप के अधीन रखते हैं तो ये आपको या तो स्थिर प्रतीत होती है या फिर उल्टी हुई दिशा में चलती हुई दिखाई देती है। अब इसमें आपका ये ऑप्शन नहीं गिवन है तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। वैसे इसका जो सही आंसर है वो क्या है, स्ट्रैबोस्कोप या फिर इसको स्ट्रैबो के नाम से भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि ट्यूब स्टार्टर के परिपथ में कंडेंसर होता है जो ऑप्शन इसमें आपको दिए गए स्पार्क कम करता है, पावर फैक्टर सुधारता है, धारा सीमित करता है या फिर स्ट्रैबोस्कोप प्रभाव कम करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पावर फैक्टर सुधारता है। कंडेंसर क्या करेगा, पावर फैक्टर सुधारेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि एक डीसी आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड का व्यास होता है। जो आपका डीसी आर्क लैंप होता है उसमें इलेक्ट्रोड बहुत क्या होता है, मोटा होता है। उसका जो डायमीटर होगा वो बहुत अधिक होगा और क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि डीसी आर्क लैंप में उपयोग की जाने वाली वोल्टेज होती है। जो आपका डीसी आर्क लैंप होता है उसमें आप कितनी वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये होती है आपका 80 वोल्ट से कम, 80 वोल्ट से कम वोल्टेज आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, 40 से 60 वोल्ट। आपको याद रखना कि 80 से कम जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में आपको गिवन है 40 से 60 वोल्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि एडिसन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहर की तरफ चूड़ी कटे हुए भाग को खालिस्तान के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन इसमें आपको गिवन है परिपथ के न्यूट्रल तार, परिपथ के फेज तार, परिपथ के अर्ध तार या फिर परिपथ के अर्थ तार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, परिपथ के न्यूट्रल तार के साथ में जोड़ा जाता है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक गैस से भरे हुए टंगिस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान होता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं 1035 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस या फिर 2300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2300 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की।